हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 7। सोचो स्टूडेंट्स, एक पल के लिए ताजमहल नहीं होता, मोढेरा का सन टेम्पल नहीं होता, बृहदेश्वर टेम्पल नहीं होता, अजंता की वो पेंटिंग्स नहीं होती, वो स्कल्पचर्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो क्या होती हमारी पहचान? स्टूडेंट्स, हेरिटेज सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं होती, हेरिटेज वो आईना है जिसमें एक पूरी सिविलाइजेशन अपना चेहरा देखती है। और आज का चैप्टर उसी आईने, मिरर को बचाने की बात करता है। चैप्टर नंबर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। चलते हैं कि किस तरीके से हमें हमारा हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए और अब तक हमने प्रिजर्व न करने की वजह से क्या क्या नुकसान किया है। देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, दुनिया में कई देश है, कई सिविलाइजेशंस है, लेकिन इंडिया का एक अलग ही दर्जा है, एक यूनिक प्लेस जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने सिर्फ एक फील्ड में नहीं बल्कि नॉलेज में, साइंस में, रिलीजियन में, कल्चर में और आर्ट में हर जगह अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सोचते हैं एक एग्जाम्पल से। आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया, चरका ने आयुर्वेद लिखी, कालिदास ने अभिजना शकुंतलम लिखा। ये सब हमारा हेरिटेज का हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं इंडिया का हेरिटेज रिच भी है और इंटिमिटेबल भी है, मतलब ऐसा जो कॉपी ही नहीं किया जा सकता। और ये हेरिटेज सिर्फ प्राइड की बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये एशियन इंडिया की इम्पेरियल डिग्निटी का प्रूफ है, एक मैजेस्टिक पावरफुल सिविलाइजेशन का एविडेंस है। इसीलिए आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? यही कि हम इस हेरिटेज को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, संभाल के रखें। ये डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम है। नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। अब डायरेक्टली आते हैं, आखिर प्रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? स्टूडेंट्स, इंडिया का हेरिटेज मल्टीफेरियस है, मतलब बहुत सारे रूपों में है। स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, नेचुरल हेरिटेज भी है। ये सब मिलके देश को ग्लोरी देते हैं, दुनिया में नाम देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दो टाइप्स के फैक्टर हमारे हेरिटेज को डैमेज कर रहा है, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वेदरिंग सिचुएशन हो गई। और मैन मेड मतलब पॉल्यूशन, वेंडलिज्म, नेग्लेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा कल्प्रिट हमारी अपनी अनअवेयरनेस। एक रियल एग्जांपल लो, रानी वाव जो पाटन में है गुजरात में, सदियों तक ये स्टेपवेल मिट्टी के नीचे दब के पड़ी रही क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे। जब अवेयरनेस आई, जब जाकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, अवेयरनेस ने उसे बचाया। यही बात स्लाइड कहती है, हमारी नेग्लिजेंस की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हेरिटेज के डिग्रेडेशन के लिए। और हेरिटेज सिर्फ देखे जाने वाली चीज नहीं है स्टूडेंट्स, लोग अपनी आइडेंटिटी से जोड़ के देखते हैं। जब गुजरात का कोई स्टूडेंट्स मोढेरा सन टेम्पल देखता है तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं देखता, वो अपना पास्ट देखता है। इसीलिए वेनिशिंग आर्ट्स और आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है, ताकि आने वाली जनरेशंस, आपके बच्चे, उनके बच्चे, वो भी इन कारीगरी यानी कि इन आर्किटेक्चर, इन हेरिटेज साइट्स को देख सके और उससे इंस्पायर हो सके। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, एक्शन से। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एक्शंस में लोग देख ही नहीं पाते कि वहाँ पर गंदगी करेंगे, वहाँ पर वो चीज़ को बिगाड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हेरिटेज है, जो उसका ग्लोरीनेस है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि हेरिटेज प्रिजर्व करना सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है, कंपलसरी है। नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। क्यों? क्योंकि हेरिटेज इस देश की आइडेंटिटी है। जिस तरह आपका नाम आपकी पहचान है, उसी तरह ताजमहल, अजंता, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ऐसे हजारों हेरिटेज इंडिया की पहचान है। और जो देश अपने हेरिटेज को इग्नोर करता है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि हेरिटेज गाइड का काम करता है, पास्ट की गलतियां बताता है, प्रेजेंट में क्या सुधारना है ये दिखाता है, और फ्यूचर कैसे प्लान करे ये राह दिखाता है। एक सिंपल एग्जांपल, रोहन एक स्टूडेंट है, उसकी दादी ने उसे बताया कि हमारे घर में एक डायरी है जो उनके दादा ने लिखी थी 1947 में। रोहन ने सोचा ये पुरानी डायरी क्या काम आएगी, लेकिन जब उसने पढ़ी तो उसने जाना कि किसान कैसे काम करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या थी, कितनी मेहनत से ये सब बिल्ड हुआ। उसी से रोहन ने अपना फ्यूचर डिसाइड किया। हेरिटेज एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है नेशनल स्केल पे। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है स्पेसिफिकली। पहली बात, अवेयरनेस लाना जरूरी है, लोग जाने कि क्या डैमेज हो रहा है, तभी वो उसे बचा पाएंगे। सेकेंड, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, कॉमन पब्लिक का भी उतना ही रोल है। आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार होता हूँ। थर्ड, हेरिटेज को आइडियल माना जाता है, लोग अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, इसलिए उसका डिग्रेडेशन रोकना बहुत जरूरी है।
फोर्थ, फॉरेन ट्राइब्स का इन्वेंशन और हमारी अपनी अनअवेयरनेस दोनों ने बहुत बड़ा डैमेज किया है हमारे हेरिटेज को। सोमनाथ टेम्पल को कितनी बार तोड़ा गया ये हिस्ट्री जानती है। और आखिरी बात, ये गवर्नमेंट का और कॉमन पब्लिक दोनों का मोरल ड्यूटी है कि हेरिटेज को कंजर्व और प्रिजर्व करना चाहिए। ये सारे स्टेप्स थे और ये सारे के रीजंस थे, नेसेसिटी थी जिसकी वजह से हमें हेरिटेज को प्रिजर्व करना होगा। अब देखते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज। अब एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन समझते हैं, हेरिटेज और टूरिज्म। स्टूडेंट सोचो, एक फॉरेनर अमेरिका से इंडिया आता है, वो कहाँ जाता है? ताजमहल, अजंता एलोरा, खजुराहो, बृहदेश्वर टेम्पल, सोमनाथ, द्वारका, रण ऑफ कच्छ। क्यों? क्योंकि यही हमारे हेरिटेज साइट्स है और यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया है, जो मतलब है दुनिया ने ऑफिशियली माना है कि ये प्राइसलेस है। अब ये टूरिज्म क्या करता है? सीधा इकोनॉमिक बेनिफिट। इंडिया फॉरेन करेंसी कमाता है, विजिटर्स आते हैं, पैसा खर्चते हैं और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। लेकिन सिर्फ पैसा ही बात नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है स्टूडेंट्स। टूरिज्म से लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गाइड बनते हैं, ढाबा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हॉकर्स है, पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। टूरिज्म ने वैनिशिंग आर्ट जिंदा रखती है। जब गुजरात का पटोला, सिल्क या कच्छ का एम्ब्रॉयडरी वर्क कोई फॉरेनर खरीदता है तो उसे कारीगर को काम मिलता है और वो आर्ट जीवित रहती है। और अब तो टूरिज्म एक सब्जेक्ट भी बन चुका है, एजुकेशन के अंदर टूरिस्ट गाइड या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बन चुका है। आजकल मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, ये सब एक लाइन है जो बहुत पहले चलती थी, अभी भी चलती है, नो डाउट। बट इसके अलावा भी इंडिया के अंदर बहुत सारे एजुकेशंस ओपन है, जैसे कि आप प्लांट्स के बारे में पढ़ सकते हो, टूरिज्म के बारे में पढ़ सकते हो, फोटोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ सकते हो। दिस ऑल पार्ट ऑफ द लीगल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें डिग्री वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ऐसे आपको ऐसे फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। तो वैसे टूरिज्म में गाइड बनना या फिर टूरिज्म एक्टिविटी, ये आज का एक मेन एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। वापिस आते हैं टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टूरिज्म हमारे कल्चर को वर्ल्ड स्टेज पे शोकेस करता है। हिट्रोजीनियस कल्चर मतलब हमारी डाइवर्सिटी, जब दुनिया देखती है तो हमारे देश का टैलेंट इंटरनेशनली पहचाना जाता है। हेरिटेज साइट्स के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होता है, मेटल रोड्स बनते हैं, रेलवेज आता है, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, सब कुछ इंप्रूव होता है। अजमेर या वाराणसी के आसपास आज जो डेवलपमेंट है वो हेरिटेज की वजह से ही हुआ है। और फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग जैसे एक्टिविटीज भी टूरिज्म के साथ आते हैं, जिनसे स्ट्रीट हॉकर्स और लोकल वेंडर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये एक कंप्लीट साइकिल है, हेरिटेज बचाओ, टूरिज्म बढ़ाओ, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, कल्चर जिंदा रखो। अब समझते हैं गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ने हेरिटेज बचाने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व इट। स्टूडेंट, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, एक्शंस चाहिए और इंडियन की गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ हेरिटेज की। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट किया, एक डेडिकेटेड बोर्ड स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोर्ड गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि नेशनल पार्क कहाँ बनने चाहिए, बर्ड सेंचुरीज कहाँ एस्टैब्लिश करनी चाहिए, जियोलॉजिकल गार्डन्स कहाँ होने चाहिए और साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। फिर आया एक लैंडमार्क लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट ने नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स को एक फॉर्म लीगल स्टेटस दिया, मतलब अब इन्हें तोड़ना, डैमेज करना ये क्राइम बन चुका है। अब गुजरात का एग्जांपल देखते हैं, गिर नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन सिर्फ यहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया में। अगर ये प्रोटेक्शन लॉज नहीं होते तो शायद आज गिर के शेर सिर्फ बुक्स में ही देखने को मिलते। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, एनजीओस की। गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ प्राइवेट सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन भी इस काम में लगी है। सबसे पुरानी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एस्टैब्लिश्ड इन 1883। ये आज भी एक्टिव है वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट के लिए, जो 1883 में एस्टैब्लिश हुई थी, सबसे पुरानी है, जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और गुजरात में गिर फाउंडेशन ने नेचुरल क्लब जैसे इंस्टीट्यूशन एक्टिवली एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के काम कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फार्मर्स, उन्होंने भी हेरिटेज प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस समझी, इसलिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना मैंडेटरी किया। मतलब ये सिर्फ एक ऑप्शनल सुझाव नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। स्टूडेंट्स, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बेसिकली, जो डायरेक्टली कल्चरल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स की रक्षा करता है।
जैसे जैसे हमारे हेरिटेज को और ज्यादा थ्रेट्स आने लगे, नेचुरल भी मैन मेड भी, वैसे वैसे गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और रिजल्ट में आया एक पावरफुल लॉ, एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट, जो 1958 में लागू हुआ था। ये एक्ट क्या करता है, एक पॉइंट से समझते हैं। पहला, ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है एंटीक आर्टिस्टिक वर्क को, रिलीजियस प्लेसेस को, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स को और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को। सेकंड, इस एक्ट के अंडर कोई भी पर्सन या एजेंसी बिना गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन नहीं कर सकता, यानी कि जो खुदाई काम होता है, खोद खोद के चीजें निकालना होता है, वो एक्सकेवेशन प्रोहिबिटेड हो गया। मतलब अगर किसी को खुदाई करनी है, चाहे कंपनी को या इंडिविजुअल को, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इलीगल एक्सकेवेशन बंद हो गई, मतलब चोरी छुपाई की इलीगल खुदाई रुक गई। इसलिए आज भी हमारे काफी हेरिटेज साइट्स प्रिजर्व्ड और इंटैक्ट है। थर्ड, गवर्नमेंट ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को ऑफिशियली नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की। लेकिन स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ लॉज बनाने से काम नहीं चलता, हर एक सिटीजन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन साइट्स को प्रोटेक्ट करने की। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्पेसिफिकली उन साइट्स को मेंटेन करता है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे, यानी कि वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। और मेंटेनेंस करते वक्त ओरिजिनल शेप, साइज और कंडीशन मेंटेन करना कंपलसरी है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। और एक फैक्ट याद रखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 5000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स और साइट्स इस वक्त एएसआई की प्रोटेक्शन में है। मतलब 5000 से ज्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। अब सिर्फ थियरी नहीं, रियल एग्जाम्पल से समझता है कि ये एक्ट एक्चुअली कैसे काम आया। पहला एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, एक बड़ा डैम। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल दोनों इस प्रोजेक्ट की वजह से समुद्र में डूब जाते, पूरा हेरिटेज खत्म हो जाता। तो क्या किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इन दोनों टेम्पल को सक्सेसफुली शिफ्ट किया अलामपुर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। पूरी इमारत उठाई, केयरफुल्ली रिलोकेट की। ये हेरिटेज प्रिजर्वेशन का एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। सेकंड, और ये तो आप सब जानते हैं, ताजमहल आगरा। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक। लेकिन कुछ साल पहले एक सीरियस प्रॉब्लम थी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी एंड नियर बाय इंडस्ट्रीज की एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन की वजह से ताजमहल का सफेद मार्बल पीला और डल पड़ रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने एक्शन लिया, नियर बाय इंडस्ट्रीज बंद करवाई जो पॉल्यूशन फैला रही थी, रेगुलर क्लीनिंग शुरू की और आज ताजमहल की ब्राइटनेस वापस आ रही है। ये है प्रिजर्वेशन इन एक्शन, सिर्फ बातें नहीं, काम के किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल साइट से इंडियन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हेरिटेज को जिंदा रखती है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, म्यूजियम्स। स्टूडेंट्स, म्यूजियम वो जगह है जहाँ पास जिंदा रहता है और इन्हीं प्रिजर्वेशन में गवर्नमेंट का और हमारे बीच एक रोल है। एक इंटरेस्टिंग लॉ है, इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1876। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिटीजन अपने घर में, खेत में, किसी वेल में, लेक में खुदाई करते वक्त अचानक कोई एशियंट आर्टिस्टिक या एंटिक चीज मिल जाए तो उसे तुरंत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। ये एक छोटी सी जिम्मेदारी है, लेकिन इस छोटी जिम्मेदारी से कितनी वैल्यूएबल चीजें बच सकती है जो वरना केयरलेसनेस की वजह से खो जाती। सोचते हैं एक सिनेरियो से, रोहन के दादा अपने पुराने घर के रिनोवेशन कर रहे थे, खुदाई में एक पुरानी पोटरी मिली, एशियन लगती थी। रोहन ने तुरंत लोकल आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर को कॉल किया, बाद में पता चला वो 800 साल पुरानी पोटरी थी, वो अब लोकल म्यूजियम में है। एक छोटे से एक्शन ने एक प्राइसलेस चीज को बचा लिया। गवर्नमेंट ने 1972 के एक्ट के जरिए प्राइवेट म्यूजियम की भी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की जो एक्सपेंसिव आर्टिस्टिक पीसेस अपने पास रखते हैं और हर स्टेट से सिस्टमैटिक आर्चिव डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए गाइड की तरह काम करते रहे। अब देखो म्यूजियम्स इन इंडिया, ये टेबल आपको याद रखनी चाहिए। नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो चीजें थी जैसे उनके कपड़े, उनकी तलवार, उनका जो मुकुट होता है, ऐसी सारी चीजें वहां पर प्रिजर्व की जाती है।
अब सोचो आप, म्यूजियम्स कैसी चीज होती है जो बोरिंग लगती है लोगों को, बट म्यूजियम एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप जिन लोगों के बारे में पढ़ते हो, जिनके बारे में आपने कहानियां सुनी थी, उनके बारे में, उनकी चीजें आप लाइव देख सकते हो। अगर आप राजस्थान जाते हो तो वहां पर अलग अलग फोर्ट्स के अंदर अलग अलग म्यूजियम्स बनाए गए। जैसे कि आप अगर हल्दी घाटी जाते हो तो वहां पर दिखाया गया कि कैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, उनके अस्त्र शस्त्र, कपड़े, वो सारी चीजें वहां पर रखी गई है, जिससे आप देख सकते हो कि महाराणा प्रताप का तेज क्या था, उनकी चीजें कैसी थी। सेम विद छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे अनेकों हमारे जो वीर, जो पहले वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे देश के लिए, उन सबकी चीजें म्यूजियम में होती है। उसके अलावा हमारे जैसे अगर आप आते हो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, तो वहां पर गांधी बापू की सारी चीजें रखी गई है, उनके चश्मे रखे गए, उनके कपड़े रखे गए, उनके चप्पल रखे गए। तो आप देख सकते हो कि जिस इंसान ने हमको मदद की थी आजादी के लिए, जिन्होंने वो चिंगारी जगाई थी, उनकी सारी चीजें वहां पर आज भी जिंदा है। ऐसे अनेकों म्यूजियम है, अनेकों वीर लोगों के, जैसे जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम्स है, सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम्स है, जिसके अंदर वो सारी चीजें प्रिजर्व की जाती है। आगे देखते हैं, सलारजंग म्यूजियम जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है। और अब गुजरात के म्यूजियम्स देखते हैं, ये याद रहने चाहिए आपको, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं 1 मार्क वगैरह में। सबसे पहला है लाल भाई दिलपत भाई म्यूजियम, यानी एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। श्री महावीर जैन अरदाना केंद्र, कोबा, गांधीनगर, गुजरात में। श्री हेमाचंद्राचार्य लाइब्रेरी, पाटन, गुजरात में। वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी जो वडोदरा गुजरात के अंदर है। ये सारे म्यूजियम्स के नाम आपको याद रहने चाहिए 1 मार्क्स के अंदर, या फिर कोई आंसर आता है जिसके अंदर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आपको ये सारे म्यूजियम्स के नाम ऐड कर सकते हो, इनके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपके आंसर की लेंथ बड़ी हो सकती है। और अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि यहां तक पढ़ने के बाद एक सवाल तो बनता है, गवर्नमेंट कर रही है, यूनेस्को कर रहा है, एनजीओस कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आवर रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात नहीं करता, ये आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है तुम्हारा क्या रोल है। तो सुनो, सबसे पहला है टीचर्स का रोल। स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स का ये रोल होना चाहिए कि इंडिया की ग्लोरियस हेरिटेज की नॉलेज दे। ये अवेयरनेस का पहला स्टेप होता है। अब जैसे कि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में डाला गया है, तो किस लिए डाला गया है? इसलिए नहीं कि हाँ ये सिलेबस है, आप इसको रट लो, आप बोर्ड में एग्जाम लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, पास हो जाओ, और बाद में वही गलतियां आप भी करो। नो, हाँ अच्छे मार्क्स लाने आपकी जिम्मेदारी है, आंसर लिखना आपकी जिम्मेदारी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर से आपको ये समझना है कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इसीलिए आपके ये सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। टीचर्स का रोल यहाँ पे यही होता है कि वो सिखाए कि ये चीज सिर्फ पढ़ने के साथ साथ आपको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स और कॉमन पब्लिक का रोल। आपको उन मॉन्यूमेंट साइट्स और एशियंट रिमेन्स के बारे में जानना चाहिए जो अभी भी अनफेमिलियर है। विजिट करो, समझो, शेयर करो। थर्ड है हेरिटेज साइट्स की लिस्ट तैयार करो। अपने एरिया के आसपास या अपने सिटी में कौन कौन से हेरिटेज साइट्स हो, उनकी जानकारी हो, प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे अहमदाबाद में हो अगर आप, तो अहमदाबाद के स्टूडेंट्स को अहमदाबाद के हेरिटेज साइट्स के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आप अहमदाबाद में ही रहते हो तो आप उसकी एक लिस्ट बनाओ। आप कभी सैटरडे संडे को फ्री हो तो आप बोलो अपने पेरेंट्स को कि चलो आज हम लोग ये हेरिटेज साइट देख के आते हैं। एटलीस्ट आप देख के समझोगे तो सही कि हाँ ये हेरिटेज साइट है। वहां जाओगे, आप लोकल्स को पूछोगे, आपको 2-3 चीजें और जानने मिलेगी। इससे आपका क्या होगा? जनरल नॉलेज अवेयरनेस में रहेगा। फोर्थ है वैल्यूएबल चीजें मत तोड़ो, मत चुराओ, मत छुपाओ। ये सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएबल चीजें अगर आपको मिलती है, जैसे आज अगर आप करेंसी यूज करते हो तो आप डायरेक्ट 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की नोट हो गई, 100 रुपए की नोट हो गई, 200 की नोट हो गई, 500 की नोट हो गई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। 2 रुपए के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, 1 रुपए के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। बट आज 1 रुपए की नोट जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, 2 रुपए की नोट जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, या फिर चवन्नी नहीं देखने को मिलेगी, 5 पैसा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें पड़ी है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके दादा के पास हो, तो उन चीजों को घुमाओ मत, उन चीजों को प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि आज वो चीज बहुत रेयर है जो आपके पास हो सकती है। फिफ्थ है स्कूल, कॉलेजेस और एनजीओस प्रोग्राम कंडक्ट करें। हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट्स, स्पीचेस, एग्जीबिशंस, डिस्कशन, सेमिनार, ये सब अवेयरनेस क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओस, इन सबके रोल होनी चाहिए कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बात करें। अगर आप सिलेबस के अलावा उन चीजों पर बात ही नहीं कर रहे हो तो स्टूडेंट्स समझेंगे कैसे? और एक क्रिटिकल पॉइंट,
जो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर या मॉन्यूमेंट एक बार डिस्ट्रॉय हो गया वो ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले से ही ध्यान रखना जरूरी है। ये हमारा मोरल ड्यूटी है। अब एक गुजरात स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एशियंट वाटर बॉडीज। हमारे देश में काफी पुराने तालाब, लेक्स, वेल, स्टेप वेल, स्ट्रीम, स्प्रिंग है, इन्हें भी प्रिजर्व करना जरूरी है और गुजरात में स्पेसिफिकली इन पर ध्यान दो। मलाव लेक है धौलका में, रानीनी वाव है जो पाटन में है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है, चांपानेर का वेल है, भमीराव वेल है अहमदाबाद का, नवगन वेल है जूनागढ़ का। और एक प्रैक्टिकल टिप, मॉनसून के दौरान इन वाटर बॉडीज पर स्पेशल ध्यान रखो, बारिश में डैमेज होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए मॉनसून में प्रिजर्वेशन पर एक्स्ट्रा फोकस रखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब एक ऐसी बात करते हैं जो डायरेक्टली आपसे रिलेट करती है, मुझसे रिलेट करती है। पिकनिक स्पॉट्स और हेरिटेज साइट पर हम कैसे बिहेव करते हैं, क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट। सोचो गुजरात का कोई स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के साथ रानीनी वाव देखने पाटन जाता है, एक्साइटमेंट में वो एक जगह अपना नाम लिख देता है वॉल पे, प्लास्टिक बॉटल वही छोड़ देता है, पान खा के थूक देता है मॉन्यूमेंट्स के पास। ये एक इंसान की गलती लगती है, लेकिन जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने पिकनिक स्पॉट्स और हेरिटेज साइट्स की क्लीनलीनेस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, क्योंकि रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस हमेशा लोकल और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन रही है और गवर्नमेंट इन्हें प्रिजर्वेशन के लिए सीरियस होती है। अब कुछ रूल्स है जो हेरिटेज साइट्स पर फॉलो करने चाहिए। ये सिर्फ सिविक सेंस की बात नहीं है, ये हमारे हेरिटेज की सुरक्षा करती है। प्लास्टिक यूज मत करो, डस्टबिन यूज करो, कचरा वही मत छोड़ दो, मॉन्यूमेंट्स पर कुछ मत लिखो। लोग क्या करते हैं कि जाकर वहां पर दिल बना देंगे या अपना नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे कि मैं इस दिन आया था। अरे यू कैन टेक योर मेमोरीज विथ योर फोन, विथ योर डायरी, बट आप वहां पर जो लिखते हो जिसकी वजह से क्या होता है, आप तो लिख के चले गए, अब वो फोर्ट है या वो मंदिर है, वहां पर वो चीज हजारों साल तक ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी, जिसकी वजह से अब जैसा वो पहले था वैसा वो वापिस हो सकता नहीं है। आप जाते हो मंदिर वगैरह में, आप देखते हो लोग ऐसे ही कचरा फैला देते हैं बाहर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर बदबू आना शुरू हो जाता है। जहाँ पर बच्चे होते हैं वहां पर फिर मच्छर वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां भी फैलती है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है। और वो एक कोई फॉरेन विजिटर आएगा तो वो क्या सोचेगा कि इंडिया के लोग कैसे हैं जो यहाँ पर इतना गंदगी फैला के रखी है। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये सारी चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है। वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज करो, तौबे को या पान खा के बाद थूका मत करो। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हर जगह आपको थूका हुआ देखने को मिलेगा पान का। ये क्या करता है कि हमारी एक आइडियोलॉजी को डिक्रीज कर देता है, हमारी इमेज को डिक्रीज कर देता है। फॉरेन विजिटर आते हैं या फॉरेन टूरिज्म आता है तो वो देख के उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के लोगों के अंदर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीजें वहां पर अफेक्ट करती है। सराउंडिंग एरियाज को पॉल्यूट मत करो, मॉनसून में स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड की एक्स्ट्रा केयर करो, आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड से क्लीनिंग करते वक्त कॉशन रखो, डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर को सैनिटाइज करो कि हेरिटेज डैमेज ना हो, और अगर नेचुरल डिजास्टर से कोई डैमेज हुआ तो उसे ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने की कोशिश करो। ये एक सिंपल लाइन याद रखो, टूरिस्ट प्लेस की सुंदरता और सफाई बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही प्लेस देश को फेम और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और एक फ्यूचर फॉरवर्ड थॉट, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करो हमारे एशियन हेरिटेज की ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए। केमिकल कंजर्वेशन, 3D स्कैनिंग, डिजिटल अचीविंग, ये सब टूल्स अवेलेबल है आज, तो इन सब से हम प्रिजर्व कर सकते है। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का एक और एक मैजेस्टिक डायमेंशन देखते हैं, इंडिया की एक ऐसी क्वालिटी जो दुनिया में किसी और देश में नहीं है और जो आपको कहीं ना कहीं पता भी है। इंडिया दुनिया के सबसे एशियन सिविलाइजेशन में से एक है और इस एशियन सिविलाइजेशन की एक यूनिक आइडेंटिटी है डाइवर्सिटी। अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ एक साथ, फिर भी इंडिया एक है, अनडिवाइडेड है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है स्टूडेंट्स, दुनिया के काफी देश एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर पे चलते हैं। इंडिया में 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, डजन्स ऑफ रिलीजियंस है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशन है, फिर भी एक ट्राई कलर, एक ही झंडा होता है। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इंडिया ने एक फीलिंग को जीना सिखाया है दुनिया को, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। ये फीलिंग सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये वैदिक पीरियड से इंडिया का डीएनए में अंदर
है। ऋग्वेदा कहता है 4 दिशाओं से हमें अच्छे विचार और ऊर्जा मिलती है। ये मैसेज कितने इंक्लूसिव है, कितने ओपन है, ये इंडिया की ग्रेटनेस दिखाता है। और इंडिया ने दुनिया को रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म का पाठ भी दिखाया। दुनिया में जब कुछ जगह रिलीजियस के नाम पे वॉर्स छिड़ रही थी, इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग साथ रहे और इंडिया को आजाद करवाया। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने दुनिया के सामने खड़ा होकर कहा, मैं प्राउड हूं कि मैं उस रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव हूं जिसने दुनिया को टॉलरेंस, कॉम्पेंशन और यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी का पाथ दिखाया। इस एक स्पीच ने पूरी दुनिया को बता दिया इंडिया क्या है, इंडिया का हेरिटेज क्या है। चलते हैं आगे। इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, मल्टी रिलीजियस देश, हिंदुज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब कुछ का इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर में दिखता है। कबीर के दोहे में, सूफी संगीत में, बुद्धिस्ट स्तूपास में, जैन टेम्पल्स में, सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हमारे देश को भारतवर्षा नाम दिया गया है, यूनिटी पे स्ट्रेस करके। ये नाम हमारे ब्रॉड आउटलुक को रिफ्लेक्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग कल्चर फैक्ट, हमारे प्रेयर्स में 7 स्केर्ड रिवर्स के होली नेम्स आते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ये रिवर्स सिर्फ रिवर्स नहीं है, ये कल्चर थ्रेड्स है जो पूरे इंडिया को एक साथ बांधती है। मान सेजिस, सूफी सेंट, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सबने एक ही बात कही, पीस, कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे सुंदर एनालॉगी सुनो। जैसे सभी नदियां अलग अलग पहाड़ों से, अलग अलग डायरेक्शन से आती है, अलग नाम लेके, अलग रंग लेके, लेकिन एंड में सब समुंदर में मिल जाती है, उसी तरह इंडिया में अलग अलग रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन, कस्टम, फेस्टिवल, सब एक महान नेशन में समा जाता है। ये को एग्जिस्टेंस की फीलिंग ये इंडिया के लोग सदियों से जीते आ रहे हैं, और ना सिर्फ जीते हैं, इस क्वालिटी को कंजर्व किया जाता है, इनहेंस किया जाता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये इंडिया का सबसे बड़ा हेरिटेज है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा। अब एक फाइनल रिवीजन करते हैं फास्ट ट्रैक में। इंडिया का हेरिटेज रिच और इमिचेबल है, और इसका प्रिजर्वेशन आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। हेरिटेज के प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि नेचुरल और मैनमेड फैक्टर इसको डैमेज करते हैं, और हमारी नेग्लिजेंस यानी इग्नोरेंस इससे और बढ़ जाती है। हेरिटेज की नेसेसिटी क्या है? ये नेशन की आइडेंटिटी है, डेवलपमेंट का गाइड है। टूरिज्म का कनेक्शन, यूनेस्को रिकॉग्निशन से टूरिस्ट बूस्ट होता है, फॉरेन करेंसी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वेनिशिंग आर्ट जिंदा रहता है। गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स, ये डेट्स पक्के याद करो। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883, एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडियन ट्रेजर ट्रॉव एक्ट 1876, म्यूजियम्स 9 मेजर म्यूजियम अक्रॉस इंडिया, जिसमें 4 गुजरात के। हमारा रोल अवेयरनेस, क्लीननेस, नो डैमेज, नो प्लास्टिक, स्कूल प्रोग्राम्स, NGO एक्टिविटीज, इन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी, वसुदेव कुटुंबकम, सेक्युलर नेशन, को एक्सिस्टेंस, और ऋग्वेदा का वो टाइमलेस मैसेज, 4 दिशाओं से हमें अच्छे विचार और ऊर्जा मिलती रहे। ये है चैप्टर 7 के समरी। प्रिजर्वेशन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स की नहीं, एक पूरी सिविलाइजेशन की होती है। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक बात याद रखना, हेरिटेज सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो तुम्हारे शहर की गलियों में है, तुम्हारे गांव के पुराने कोनों में है, तुम्हारे दादा की कहानियों में है। हर बार जब तुम किसी मॉन्यूमेंट के पास से गुजरो तो रुको, एक पल देखो, सोचो कि ये कब बना होगा, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, क्यों बनाया गया होगा। क्योंकि जो सिविलाइजेशन अपने पास्ट याद रखती है, वही सिविलाइजेशन अपना फ्यूचर बना सकती है। तो चैप्टर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो जाए, ताकि अगले चैप्टर के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर चैप्टर 10 का हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने आगे के चैप्टर्स ना देखे हो, मैंने पूरा कोर्स के सेक्शन में स्टैंडर्ड 10th का आपको पूरा कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे चैप्टर ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लूंगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली वीडियोस चाहिए हो। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स देखता हूँ, सारे DMs देखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।